तो आज का हमारा जो एजेंडा है, जो मेन पर्पस है कि हमने डिस्कस करना है, वो हमारे, मैं आपको शो कर देता हूँ टॉपिक्स। वो हमारे टॉपिक्स फॉर द डिस्कशन हैं कि हम अकाउंटिंग के बारे में आज जानने वाले हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम सीखेंगे कि कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस के वर्ड का क्या मतलब होता है, सेल एंड परचेज के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कितने तरीके के बिजनेसेस होते हैं और वाउचर्स का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म अकाउंटिंग से। अच्छा देखें, यहाँ पे सबसे पहले आप एक फिगर देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, दैट इज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो ये कहलाता है, जो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर में भी पढ़ा हो। यहाँ पे इस डायग्राम को विजिबल करने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से रिलेटेड होगा। अब देखते हैं कैसे। जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है कि हमारे पास माल कहीं से आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब कहीं से हम माल रिसीव कर रहे हैं तो उसकी हमें कोई ना कोई एज एन प्रूफ के तौर पे कि भाई हमारे पास माल आया है, हमने रिसीव किया है और हमने इसको पेमेंट इन रिटर्न कर दिया है, तो मतलब हम उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे। या अगर किसी को हम उधार पे माल दे रहे हैं, सपोज करो एक कंपनी है जो डील करती है क्रेडिट के ऊपर, उधार पे माल जो है वो देती है, अब वो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करेगी कि भाई मैंने जो है इतनी क्वांटिटी में और इतनी प्राइस पे ये माल मैंने किसी को दिया है, वो भी क्रेडिट पे, तो इसका मतलब मुझे पैसे लेने हैं। तो पैसे का लेना और पैसे का देना या पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना, सबसे पहले इस टर्म पे फोकस करना है हमें, रिकॉर्ड करना। और जब हमारे पास चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी तो हम रिकॉर्डिंग से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो हम अपना डेटा एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, डेटा एनालाइज भी कर सकते हैं, अपनी सेल्स वगैरह भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्योंकि अकाउंटिंग है तो हम इस टर्म के अकॉर्डिंग फोकस करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब मैंने सर्कुलर फ्लो की डायग्राम डाली है, अब आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सपोज करें कोई भी एक बिजनेस है, सपोज करें कोई भी एक यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है, जाहिर सी बात है वो एक सर्विस सेक्टर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन। बीइंग एज एन इंडिविजुअल आप स्टूडेंट हो, आप पैसा यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, इन रिटर्न यूनिवर्सिटी आपको सर्विस दे रहा है। आप देखते हो कि यूनिवर्सिटी में भी तो आपका अकाउंट मेंटेन होता है ना, कि आपने अपना फी पे कर दिया या फी पे नहीं किया, तो ये वहां पे भी ये चीज रिकॉर्ड हो रही होती है। और पैसे का फ्लो यहाँ पे कैसे आता है, आपने पैसा दिया, यूनिवर्सिटी ने उससे अपने ऑपरेशंस को रन किया, अब उसमें से कुछ पैसे वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी में लगाएगा, कुछ अपने बिजनेस की रनिंग में लगाएगा, कुछ पैसे सेव कर देगा। तो इन सारी चीजों का भी रिकॉर्ड कि कहाँ कितना पैसा रखा है, कितना लगाया है, या किससे कितना लेना है या किसको कितना देना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर हमारे पास मौजूद होंगी किसी फॉर्म में, तभी तो हम इन चीजों का हिसाब किताब कर पाएंगे। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस का। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, आपके अगर दिमाग में बिजनेस के टर्म से अगर जो एक चीज क्लिक करनी चाहिए, दैट इज द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का टर्म होता है, कोई भी बिजनेस वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, चाहे वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच के जो है अपना अर्न करे, या कोई आप देखें क्या कहते हैं, वैसे तो नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे खाली सिर्फ बिजनेस का जब जिक्र कर रहे हैं तो बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन जो हमारे माइंड में बस क्लिक करनी चाहिए, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये जो है कॉमन टर्म है जो अकाउंटिंग के अंदर यूज होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशंस को जिक्र करते हैं कि कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे सबसे पहले बताया नहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लोगों से मिलकर बनती है जो एक सिमिलर गोल को अचीव करने के लिए वर्क करता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक सिमिलर गोल को अटेन करने के लिए वर्क करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट आता है कि कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें सबसे पहले हम जिक्र करते हैं 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें से पहली ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट. सोल, अगर आप सोल के वर्ड से गौर करें तो सोल का वर्ड बताता है एक, यानी कि कोई एक ऐसा बंदा जो बिजनेस को रन कर रहा है और उसके पूरे प्रोसेस को ओवरसी और कंट्रोल कर रहा है. यानी कि एक बंदा जिसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है वही उसका ओनर है, वही उसको, ठीक है. उसके बाद क्या कहते हैं, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी उसका, जो लॉस बेयर कर रहा है वो भी वो इंडिविजुअली अकेला बेयर करेगा, और पूरे प्रोसेस का कंट्रोल होना ये पूरा एक इंडिविजुअल के हाथ पे होता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर आप इंग्लिश में इसका डेफिनेशन सुनना चाहते हो, एनी फर्म इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, इट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अच्छा, सेकंड कॉन्सेप्ट इज ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होती है? अब यहाँ पे एक बंदे का कॉन्सेप्ट नहीं आता, यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों का कॉन्सेप्ट आता है. दो लोग या दो से जितने ज्यादा लोग, तकरीबन 3, 4, 5 आप लोग मिलकर कह लें, जो बिजनेस में मिलकर एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और उस अकॉर्डिंग उनको शेयर मिलता है प्रॉफिट के ऊपर, या लॉस भी बेयर करते हैं तो उस अकॉर्डिंग. अगर आप देखो, सपोज करो इफ आई इंडिविजुअल हैव जो है 40% मैंने जो है स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के ऊपर. मेरा एक और सेकंड पार्टनर है जिसने 20% शेयर कंट्रीब्यूट किया, एक और पार्टनर है जिसने जो है 40% शेयर कंट्रीब्यूट किया. तो हम टोटल 3 पार्टनर्स हैं बिजनेस को जो रन कर रहे हैं. अगर बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया तो द अमाउंट विच वी हैव इन्वेस्टेड इंडिविजुअल बेसिस पे, तो हम प्रॉफिट के हकदार भी उस तरीके से. तो हम उस बिल्डिंग के शेयर भी उस अकॉर्डिंग, उस बिजनेस के शेयर भी उस अकॉर्डिंग ओन करता है. कि अगर मैं बिजनेस में 40% इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब इन रिटर्न उस पर अगर प्रॉफिट्स भी मिलते हैं तो उस प्रॉफिट का 40% उस सिंगल पार्टनर को मिलेगा जिसने इन्वेस्ट किया, और जिसने 20% किया है उसको 20% मिलेगा. लेकिन वो भी उस बिजनेस का पार्टनर है. जो मिलकर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप. अच्छा, उसके बाद हमने एक यहां पे बात की है कंपनी और कॉरपोरेशन की. अच्छा, कंपनी को बहुत ही बेसिक हद तक अभी हमें समझना है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा ब्रॉडर टर्म है. इसके अंदर लॉस, रेगुलेशंस और बहुत सारी चीजें आती हैं एक्ट के तहत. लेकिन अभी हम एक बेसिक हद के तहत पे देखते हैं. कंपनी एक इस तरीके का बिजनेस है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गुड या सर्विसेज को एक ऑर्गेनाइज मैनर में सेल करने के लिए पब्लिक को, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, इसलिए फॉर्म होती है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी. आई होप इट्स क्लियर टू यू. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की. ट्रांजैक्शंस क्या है? कोई भी डील जो दो लोगों के दरमियान होती है वो कहलाती है ट्रांजैक्शन. अब हमने यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया है डील का. सपोज करें फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ पर्सन ए and I am dealing with someone, what would be I dealing? Dealing in goods or maybe in service or anything like. तो जो ये डील हो रही है, जाहिर सी बात है ये डील का होना, दैट इज ऑफ एक्सचेंज ऑफ समथिंग, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू. अगर हम वैल्यू एक्सचेंजिंग की बात कर रहे हैं दैट मीन्स ट्रांजैक्शंस, सिंपल. तो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू जो है वो कहलाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन. ये कॉन्सेप्ट हमने यहां पे समझा. 3 तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसको अब मैं आपको एलोबरेट करूंगा. सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है परचेज एंड सेल का. अच्छा, परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब जरा गौर कीजिएगा. हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं या कोई भी चीज बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है या तो कैश के फॉर्म में खरीद रहे होंगे
या तो पैसे देके खरीद रहे होंगे। सपोज करें मैं अपने बिजनेस के लिए लैंड खरीदता हूँ, या मैं फर्नीचर खरीदता हूँ, या मैं फर्नीचर को जो है सेल आउट करता हूँ, मेरा पुराना हो गया फर्नीचर और मैं उसको सेल आउट करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास पैसे आ रहे हैं। अब या तो मैं चीज खरीद रहा हूं, सपोज करें, या तो मैं उधार पे खरीद रहा हूं, या तो मैं पैसे देके खरीद रहा हूं। अगर पैसे देके खरीद रहा हूं दैट इज अ कैश कॉन्सेप्ट, अगर मैं उधार पे खरीद रहा हूं दैट इज अ क्रेडिट कॉन्सेप्ट, जो मुझे उसको इन फ्यूचर पे करना है। लेकिन परचेज एंड सेल के अंदर बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि हम लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर या कोई भी चीज या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं। और जब खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो कैश के फॉर्म में या तो क्रेडिट के फॉर्म में, कि बाद में हम आपको फ्यूचर में इसका अमाउंट पे कर देंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज एंड सेल। रेंडरिंग सर्विस, सर्विस सेक्टर आप देखो हमारे पास क्या है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनीज हैं, या कोई भी ऐसा सर्विस सेक्टर जो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करे। जाहिर सी बात है आप सर्विस के लिए भी पे करोगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, आप किसी को ट्यूशंस दे रहे हो, दैट इज यू प्रोवाइडिंग अ सर्विस, तो इनके रिटर्न भी आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं। या तो आप पैसे कैश फॉर्म में लोगे या तो क्रेडिट फॉर्म में लोगे। ये भी एक यहाँ पे रेंडिंग सर्विस के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है। तीसरा आ जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट मैंने अलग से भी एक अगली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, अभी हम इसको यहाँ पे देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के कॉन्सेप्ट को। रिसिप्ट ये होता है कि जितने भी गुड्स या सर्विस या एसेट्स हम बेचते हैं, हमारे पास जाहिर सी बात है तो पैसा आता है। जब कोई भी चीज हम बेचते हैं तो हमारे पास वो पैसा आता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक फॉर्म में, दैट इज रिसिप्ट। एंड पेमेंट, हम किसी चीज को पे करते हैं। सपोज करो हम कोई चीज खरीदते हैं, इन रिटर्न हम उसको पे करते हैं, वेदर इन फॉर्म ऑफ कैश, चेक्स, नोट्स एंड बिल्स, दैट लाइज इन पेमेंट। ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट को जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा मैं और ब्रॉडर लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा। रिसिप्ट का जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये एक ऐसा अमाउंट है जो रिसीव होता है। कहां से रिसीव होता है? जब भी हम किसी एसेट को सेल आउट करते हैं, एसेट के टर्म को भी अब हम समझते हैं, सेल आउट करते हैं किसी गुड को या किसी सर्विस को, तो वहां से हमारे पास जो पैसा आता है उसको हम जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे पास रिसिप्ट फॉर्म में होता है। दो तरीके की रिसिप्ट्स मैंने यहां पे मेंशन की हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी आप गुड्स या सर्विसेज सेल आउट करते हो, आप वो सारी चीजें रिकॉर्ड करते हो रेवेन्यू रिसिप्ट में। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो डेली बेसिस पे अकर नहीं हो रही होती हैं। ये जस्ट इस तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो मोस्ट ऑफन नहीं, कभी कभार, या सपोज करो इसकी एग्जांपल आप ऐसे लो, आपका काम असल जो है वो ये है कि बिल्डिंग का बनाना है। आप बिल्डिंग बनाने वाले हो, आपने बिल्डिंग बनाई, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शंस का आपका बिजनेस है। आपने बिल्डिंग बनाकर आपने बेच दी, एक ही बारी में आपने बिल्डिंग को बेच दिया। वेयर एज गुड्स एंड सर्विसेज तो हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है कि हम उसको बेच रहे होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आपका जो बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बिल्डिंग आप रोज तो नहीं बेच रहे होते या बार बार तो नहीं बेच रहे होते ना, एक ही बार में आपने बनाई और उसे बेच दिया। दैट कॉन्सेप्ट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल रिसिप्ट, वेयर एज इन रेवेन्यू रिसिप्ट आप जो गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हो, जो डेली बेसिस की आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड होती है। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब दो तरीके की हमने ट्रांजैक्शंस की बात की। एक हमने बात किया कि एक हमारे पास होती है कैश फॉर्म में ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट फॉर्म में ट्रांजैक्शन। कैश फॉर्म में ऐसे होती है कि कोई भी आप चीज खरीदो और इमीडिएट बेसिस पे आप उसको पे कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल हम जो है कहीं पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में हम कोई चीज खाते हैं और फौरन ही हम जो है पे कर देते हैं, दैट इज अ कैश फॉर्म। क्रेडिट फॉर्म ये होती है कि हम अगर कहीं पे किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं कि भाई हम फिजिकल फॉर्म में हम कैश नहीं दे रहे, अभी हम जो है क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करवा लेते हैं,
फिर महीने के आखिर में जो है इसका बिल दे देंगे हम। तो ये जो फ्यूचर पे बात चली जाती है कि आप फ्यूचर में पे करोगे अमाउंट को, द टर्म यूज डेफर्ड इन फ्यूचर। डेफर्ड का मतलब होता है मुलतवी कर देना फ्यूचर के लिए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कि जो चीज आप उधार पे खरीदते हो और बाद में फ्यूचर में आपको उसको पे करना होता है, तो हमने टर्म यूज किया डेफर्ड क्रेडिट के लिए, जो हम फ्यूचर में पे करेंगे। वेयर एज इन कैश, इमीडिएट बेसिस पे हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन अकर हो जाती है, हम उसे उसी वक्त ही पे कर देते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश। अच्छा, अब कुछ कॉमन टर्म्स जो अकाउंटिंग के अंदर हमें नजर आती हैं, हम अब इसको जिक्र करते हैं। सबसे पहले इसमें आप ये टर्म देख रहे होगे प्रोपाइटर। प्रोपाइटरशिप का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पीछे समझाया। सोल प्रोपाइटरशिप क्या होता है, जो एक सिंगल बंदा पूरे बिजनेस के प्रोसेस को ओन भी करता है, कंट्रोल भी करता है, उसको इन्वेस्ट भी उसी में वही अकेला बंदा इन्वेस्ट करता है, और वही बंदा थ्रू आउट द उसके प्रॉफिट्स और उसके लॉस को बेयर कर रहा होता है। ये एक अकेले बंदे के ऊपर होता है। जो पूरा बिजनेस का कॉन्सेप्ट है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, कि भाई ये एक बंदे के ऊपर पूरा बेस कर रहा है। लेकिन वो जो एक बंदा है उसको हम प्रोप्राइटर कहेंगे। बिजनेस तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है क्योंकि उसको एक रन कर रहा है, लेकिन वो अकेले बंदे को हम क्या कहेंगे, उसके लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज प्रोप्राइटर। ठीक है। उसके बाद आती है कैपिटल की बात। जो भी अमाउंट हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म ड्राइंग की। ड्राइंग का क्या मतलब होता है? ड्राइंग का मतलब ये होता है कि अच्छा देखो, बिजनेस के लिए आप कोई भी पैसा रखते हो तो जाहिर सी बात है बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है आपकी पर्सनल चीजों से या आपकी पर्सनल डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन से। बिजनेस का पैसा आप बिजनेस के लिए ही यूज करते हो। लेकिन सपोज करो कुछ इमरजेंसी आ गई, आपने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किया, बिजनेस से कुछ पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। वो पैसा किस चीज का था? वो पैसा बिजनेस का था, लेकिन आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड नोन एज ड्रॉइंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर का रेंट पे करना था 10,000 रुपए सपोज करो, और आपके पास अभी ये है कि कैश नहीं था। आपने क्या किया, अपने बिजनेस के पैसों में से वो 10,000 रुपए निकाले और आपने वो रेंट पे कर दिया। वो एंट्री आपके बिजनेस अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों रिकॉर्ड नहीं होगी? क्योंकि वो पैसा ना बिजनेस के ऊपर स्पेंड हुआ है ना खर्च हुआ है, वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया है। जो आपने बिजनेस से पैसा निकाला है दैट इज नोन एज ड्रॉइंग। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मर्चेंडाइज का। अच्छा, मर्चेंडाइज आप बेसिकली ऐसे समझो, ये एक फिनिश फॉर्म में आपके पास गुड है। फिनिश फॉर्म किसे हम कहते हैं? जो फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल फॉर्म में प्रोडक्ट अवेलेबल है फिनिश फॉर्म में, जो आप अपने कंज्यूमर को बस डिलीवर करने की हद तक रखते हो। फॉर एग्जांपल आप देखो फिनिश गुड्स हमारे पास एफएमसीजी गुड्स, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ब्रेड है, रेडी टू अवेलेबल है, आप जो है उसको किसी शेल्फ पे रख दो, कंज्यूमर आएगा उसे खरीद कर चला जाएगा। मर्चेंडाइज में बेसिकली जो फिनिश गुड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये रीसेल पर्पस के लिए यूज होता है। रीसेल पर्पस ऑफ व्हाट? गुड्स। और आप गुड्स की बात करते हो, सर्विस तो नहीं आएगा यहाँ पे, गुड्स की। अच्छा, कैसे रीसेल पर्पस के लिए आप यहाँ पे देखते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा लिंक कीजिएगा इस चीज से। एक सप्लायर है। एक सप्लायर क्या है? एक मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो कंपनी के अंदर सारी चीजों को प्रोड्यूस कर रहा होता है, पूरे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल को लेकर एक कोई प्रोडक्ट को फाइनल फॉर्म में बना रहा होता है, उसे माल पहुंचाता है। अब माल पहुंचाने के बाद वो डायरेक्टली तो उसे सप्लाई नहीं कर सकता ना, उसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटर को वो माल देता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? उससे रिटेलर को बेचता है, रिटेलर को बेचता है, होलसेलर को बेचता है, तब जाके कंज्यूमर उनसे जाके खरीदता है। लेकिन आप ये देखो
क्या मर्चेंडाइज के कॉन्सेप्ट में हमने ये बात की कि वो खुद बना रहा होता है? नहीं, मर्चेंडाइज के कॉन्सेप्ट में हमने ये बात की वो आइटम जो ऑलरेडी फिनिश फॉर्म में है वो उसको रीसेल करता है। तो रीसेल का क्या मतलब है? यहां पे रिटेलर आ गया और होलसेलर आ गया या कस्टमर आ गया। कस्टमर आ गया वो बंदा जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है बेचने के लिए, कंज्यूम तो नहीं कर रहा ना। खरीद किससे रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहा है। किस फॉर्म में खरीद रहा है? फिनिश फॉर्म में। गुड पहले से ही बना हुआ है, उसे खरीद रहा है फिर से बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें स्टेशनरी की दुकान है, एक बहुत बड़ी स्टेशनरी की दुकान है उर्दू बाजार में। मैं वहां जाता हूं, वहां से मैं बहुत सारा मटेरियल जो है खरीद कर ले आता हूं और मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे एक छोटी सी दुकान खोल लेता हूं और वहां पे मैं पूरा मटेरियल स्टॉक कर देता हूं। अब ये है मेरे पास कंज्यूमर आता है, वो मुझसे सामान खरीदता है, एक पेंसिल खरीदेगा या ज्यादा ज्यादा दो पेंसिल्स खरीदेगा, ठीक है? तो मैं उसको बेचूंगा। तो क्या मैं उसी अमाउंट पे बेचूंगा? नहीं, मैं अपना प्रॉफिट रखकर बेचूंगा। और यहां पे आपने क्या देखा? रीसेल का कॉन्सेप्ट देखा। मैं किसी से खरीद कर आ रहा हूं फिनिश फॉर्म का गुड और उसको दोबारा बेच सकूं, इसलिए। आई होप ये मर्चेंडाइज का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल की अब जब हम बात करते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल में यह बात होती है कि हमें किसी से पैसा लेना होता है। रिसीव की बात हो रही है, किसी से लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को उधार पे माल दिया, उधार पे वो मुझसे माल ले गया, अब इन रिटर्न वो मुझे कभी ना कभी तो उसके पैसे पे करेगा। तो इट मींस आई हैव टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम हिम इन फ्यूचर। तो वो अमाउंट लेने तो है ना, तो विच मींस आई हैव टू रिसीव इट। तो अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री यहां जाके बनती। और जब अकाउंट्स पेबल की बात करते हैं तो यहां पे इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दो जो अभी हमने डिस्कस किया, कि अब हमने किसी से माल उधार पे लिया है, अब हमें उसको पे करना है। और जब हम उसे पे करेंगे तो ये हमारी एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेबल की। पहले हमने क्या बात की? पहले हमने बात की कि हमें किसी से पैसे लेने हैं। जब हम लेने की बात करते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल की एंट्री बनती है। जब हमें पैसे किसी को देने होते हैं तो अकाउंट्स पेबल की बात होती है, ठीक है? अच्छा, अब बैड डेब्ट्स की बात करते हैं। देखो, बैड डेब्ट्स क्या चीज होती है? बैड डेब्ट्स ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पे आपको पैसे की ना मिलने की उम्मीद होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले थोड़ा सा इसका इंग्लिश में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल डेट बिकम्स irrecoverable ड्यू टू एनी रीजन। इरिकवरेबल हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो जिस बंदे को आपने पैसा दिया है, क्रेडिट के ऊपर आपने जो है उसको माल दिया है, उस बंदे की सपोज करो डेथ हो जाती है। वो एक किराए के घर में रहता है, उसके पास जो है क्या कहते हैं, किराए के घर पे रहता है, उसके पास पीछे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जिसको बेच बाच कर आप अपना पैसा ले लो। तो अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, या आपका सप्लायर भाग गया, फरार हो गया और आप उसको अभी लोकेट नहीं कर पा रहे। तो पैसे तो मतलब किसी ने आपके बस समझो डूब गए। तो पैसों का डूब जाना या इरिकवरेबल प्रोसेस इज नोन एज बैड डेब्ट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, सपोज करो एक आपका जो है, आपने किसी बंदे को जो है उधार पे माल दिया और उस बंदे की सपोज करो डेथ हो जाती है। तो आप क्या करोगे? फौरन आप ये करोगे भाई अपने तो पैसों को रिकवर करने की कोशिश करोगे। आप क्या जो है सोर्सेस यूज करोगे? सबसे पहले कि या तो मैं इसकी प्रॉपर्टी को बेच के रिकवर करवाऊंगा या कुछ भी करूंगा। अब जब आप जाते हो आपको पता चलता है कि भाई ये बंदा तो खुद रेंट पे रहता था, इसके पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो अब आपका वो पैसा डूब गया, आप कैसे रिकवर करोगे? तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की। लायबिलिटीज की जब बात होती है तो ये टर्म रेफर करता है बेसिकली कर्जे को। आपके ऊपर समझो एक उधारी है जो आपने उतारनी है, पे करनी है। सपोज करें आपने किसी से उधार लिया। जब आप किसी से उधार लेते हो तो वो इन रिटर्न आपको कभी ना कभी तो उसे पे करना है। जब तक आप उससे नहीं पे कर देते आप उसके कर्जदार रहते हो। दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। यहां पे आपका अकाउंट्स पेबल का एंट्री बनेगा लाइबिलिटीज के अंदर। अच्छा, अब गुड्स की बात करते हैं। गुड्स क्या होते हैं? जो बिजनेस के अंदर आप देखते हो, जो हम सेल आउट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, जो है जितने भी हम सेल आउट कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखो
क्या गुड हमारा एसेट है? बिल्कुल हमारा गुड एसेट है। गुड हमारा एसेट कैसे? क्योंकि इसी की वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है जब हम इसे बेच रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे हम इसे बेच रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है। लेकिन क्या हर एसेट हमारा गुड है? हर एसेट हमारा गुड नहीं है। हर एसेट हमारा गुड क्यों नहीं है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब मेरी एक शॉप है, फर्नीचर की शॉप है सपोज करो। अब वो फर्नीचर की शॉप के अंदर जितने भी मैंने वहां पे मटेरियल रखा हुआ है, सपोज करें फर्नीचर है, सोफाज हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये मेरे लिए गुड्स हैं क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बेचनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे एसेट भी हैं। अब वहां पे एक बंदा आता है, वहां पे जो है वो मुझसे वो इन्वेंट्री की डिमांड करता है या उस चीज की डिमांड करता है जो ऑलरेडी मैं अपने पर्सनल यूज के लिए रखा हुआ हूं या मैं अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए रखा हुआ हूं। तो वो चीज वो मुझसे डिमांड करता है, तो मैं उसे वो सेल आउट नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे बिजनेस का एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे वो एक ऐसा टेबल जो मैंने यूज किया हुआ है वो एज अ काउंटर डीलिंग के लिए, और कोई बंदा आता है कि भाई मुझे अपने बिजनेस के लिए ये टेबल चाहिए, लेकिन वो तो मेरे बिजनेस का एसेट है, वो मैंने सेलिंग पर्पस के लिए थोड़ी ना रखा है, उसे तो मैं अपने डेली रूटीन बेसिस की एक्टिविटीज के लिए यूज करता हूं। तो इसलिए हर एसेट हमारा गुड्स नहीं हो सकता, लेकिन हर गुड हमारा एसेट जरूर हो सकता है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? श्योर, क्लियर है सर। ओके। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का। ये कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज होते हैं। रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं, प्रॉफिट की टर्म को सबसे पहले समझो। प्रॉफिट कहते हैं मुनाफे को, लेकिन क्या रेवेन्यू मुनाफे को कहते हैं? नहीं, रेवेन्यू मुनाफे को नहीं कहते। अब देखते हैं कैसे। प्रॉफिट बात ये हो रही है, आपने एक चीज खरीदी 20 रुपए की, सपोज करो आई एम अ शॉपकीपर, आप मेरे पास आते हो, मुझसे वो 20 रुपए की चीज खरीद के जाते हो, ठीक है। मैंने उस चीज को बनाया कितने में? 15 रुपए में बनाया, लेकिन मैंने उसे बेचा कितने में? 20 रुपए में बेचा। तो उस पूरी ट्रांजेक्शन के दौरान मेरा प्रॉफिट कितना है? दैट इज 5 रुपीज। 5 रुपीज कैसे? मैंने एक चीज बनाई, मुझे वो कॉस्ट हुई 15 रुपए की, और मैंने उसे बेचा कितने का? बेचा मैंने उसे 20 रुपए में। तो 15 रुपए मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट थी, 5 रुपए जो मुझे ऊपर मिला वो मेरा प्रॉफिट था। तो मेरा प्रॉफिट क्या है? माई प्रॉफिट इज 5 रुपीज। लेकिन रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू के अंदर आपकी कॉस्ट इनकर होगी जो आपको बनाने में लगा, और जितना आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, द होल सम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेवेन्यू। जो आपने सेल किया, क्या से कितने का आपने गुड सेल किया? 20 रुपए का सेल किया, रेवेन्यू जनरेशन कितना हुआ? 20 रुपए का हुआ, लेकिन प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज ऑफ 5 रुपीज। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? यस, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ओके, अच्छा। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है परचेज एंड सेल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 4 तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है, इसके अंदर 4 कैटेगरीज आती हैं, एक कैश फॉर्म में, एक क्रेडिट फॉर्म में, एक रिटर्न फॉर्म में, एक अलाउंस फॉर्म में। अच्छा, परचेज एक अलग अलग टर्म है, सेल्स एक अलग टर्म है, लेकिन इन चारों के अंदर ये चारों एंट्रीज, इन दोनों के अंदर ये चारों एंट्रीज आती हैं, कैश, क्रेडिट, रिटर्न, अलाउंस। ये मैं आपको एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा एक ही एग्जांपल से, ताकि हमारा कवर हो जाए यहाँ पे टॉपिक। देखिए, एक सेल होती है परचेज सेल, एक एक होती है परचेज कैश, एक होता है सेल्स कैश। परचेज कैश क्या होता है? परचेज कैश ये होता है कि आप कोई भी चीज खरीदते हो, ठीक है, आप कोई भी चीज खरीदते हो और उससे जो है परचेज करने के लिए आप इमीडिएट बेसिस पे पे कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। सपोज करो आपकी एक कंपनी है, मैं कौन हूं? मैं एक जो है सप्लायर हूं या बायर हूं, जो आपके पास आता हूं और बोलता हूं कि भाई मुझे इतनी इन्वेंट्री चाहिए, आप मुझे दे देते हो, और मैं आपसे खरीदता हूं वो चीज और इमीडिएट बेसिस पे आपको पेमेंट कर देता हूं उस चीज की। तो क्या हो जाता है? मैंने परचेस किस बेसिस पे किया? कैश के बेसिस पे किया।
अब सेल्स के बेसिस पे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया उसने क्या किया, उसने तो सेल किया ना। अब मैं कौन हूं, मैं कंपनी हूं। मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट जो है बायर को सेल किया और बायर ने मुझसे परचेस किया। तो मेरे पास एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, मेरे पास सेल्स कैश की फॉर्म में होगी और उसके पास क्या होगी, उसने परचेस किया। ठीक है। अब क्रेडिट के लिए भी यही कॉन्सेप्ट आता है। परचेज क्रेडिट के फॉर्म में ये होता है कि मैं आपके पास आता हूं और आपको बोलता हूं कि भाई मुझे इतनी इन्वेंट्री की जरूरत है, मैं आपको फ्यूचर में 1 महीने बाद आपको जो है अमाउंट पे कर दूंगा, आप मुझे प्लीज इतनी इन्वेंट्री दे दें। तो आपने मुझसे इन्वेंट्री परचेज की क्रेडिट के ऊपर, लेकिन बीइंग एज अ कंपनी मैंने क्या किया, मैंने सेल्स की। मैंने सेल्स किस बेसिस पे की, क्रेडिट के बेसिस पे की, उधार के बेसिस पे की, कि इन फ्यूचर मुझे आपसे पैसा लेना है इस इन्वेंट्री का। ठीक है। अब रिटर्न के फॉर्म में देखते हैं। परचेज रिटर्न क्या होती है, परचेज रिटर्न ये होती है कि मैंने आपको माल बनाकर दिया और आपने मुझसे माल खरीदा, आप ले गए बल्क में। अब ये होता है कि आपने देखा भाई उसमें कुछ माल डिफेक्टेड है, कुछ माल डिफेक्टेड है, तो आप क्या करते हो, वो परचेज को रिटर्न करवा देते हो, उस चीज को आप वापसी भिजवा देते हो, रिटर्न करवा देते हो।